अब इनकी जो हसीना है वो तो फिर से आ गई है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हसीना है वो किसी और की दिलरुबा ना बन जाए, तो पढ़ते रहिए। विद दिस थॉट इन माइंड, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 27th जुलाई। पहले आर्टिकल पे। तो असम के चरादियो डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ऐसे माउंट्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है चरादियो मैदान, और इनको मिल गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिजिग्नेशन। और ये हमारी इंडिया की कौन सी है, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो टोटल कल्चरल साइट्स कितनी हो गई हमारे यहाँ, 35 हो गई। पहले 34 थी। और उसके बाद हमारे पास नेचुरल साइट्स हैं होती हैं, और होती है मिक्स साइट। तो मिक्स साइट हमारे पास कितनी है, एक है। और टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 43। और 42nd कौन सी थी और 41st कौन सी थी। 41st बेसिकली हमारा शांति निकेतन जो टैगोर ने बनाया था वेस्ट बंगाल में, वो था। और 42nd बेसिकली जो हमारे टेम्पल्स थे होयसालास के, उनको डिजिग्नेशन मिला था ये। और एक चीज और है, आसाम में दो नेचुरल साइट्स और हैं। पहली जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, और दूसरा जो है मानस नेशनल पार्क है। और दोनों, काजीरंगा और मानस दोनों टाइगर रिजर्व भी है। टोटल तीन हो गई। अब बेसिकली किसको बिलोंग करता है ये माउंट बरियल की जो टेक्निक है, ये बेसिकली ताई और होम डायनेस्टी थी जो कि रूल करती थी। कब से कब तक, 13th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक। टोटल 600 ईयर्स हो गया रूल करती थी। उनके में ये प्रैक्टिस थी। और जो चरादियो जो जगह थी ये बेसिकली पहली कैपिटल थी इनकी। ये कैपिटल किसने एस्टेब्लिश की थी, एक सुखापा करके एक रूलर थे, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी इसको कैपिटल के तौर पर। और शराबियों में जो मिलते हैं बेसिकली ये रॉयल ऐसे माउंट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ऐसे कॉमन माउंट्स भी मिल जाते हैं अलग अलग। इसके अंदर जो वॉल्ट के फॉर्म में चेम्बर्स बने हुए हैं, उनको बोला जाता है चाउचारी बोला जाता है। ये चाउचारी याद रखने वाली बात है। और फिर उसके बाद 1826 में ब्रिटिश ने इनसे ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ यांगदबो, ट्रीटी ऑफ यांगदबो। और फिर इनसे इनकी टेरिटरीज ले ली थी अहोम से। और अहोम रूल कहाँ कहाँ करते थे, इवन ये म्यांमार, बांग्लादेश और आसाम सब और पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन को रूल करते थे। बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले जो काम की बात है वो ये है कि शुगर केन से बनता है एथनॉल, जो कि फर्मेंट करके बनता है। अब एथनॉल जो है ये फ्यूल की तरह यूज होता है सेवरल इंडस्ट्रीज में। तो शुगर केन से क्या क्या बन सकता है, बेसिकली बायो इथेनॉल हो गया, फिर बायो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, बायोगैस बन सकता है। और दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया है। ये बेसिकली क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बायोजेट फ्यूल भी बोलते हैं। तो जो जेट फ्यूल जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है, उसमें हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्योंकि जो सल्फर का एमिशन है वो कम हो जाता है, इवन कार्बन का एमिशन भी कम हो जाता है। अब E100 क्या होता है, बेसिकली इसमें एथेनॉल जो होता है वो 100% होता है। और ये यूज होता है फ्लेक्स व्हीकल्स में। अब फ्लेक्स व्हीकल्स क्या होती हैं, ऐसी व्हीकल जिनका जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इंजन जो है जो कि केपेबल है रन करने का इवन इथेनॉल पे, इवन जो पेट्रोल वगैरह हो गया उस पर भी रन करता है। फ्लेक्स का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल, दे कैन रन ऑन पेट्रोल एज वेल एज इथेनॉल एज वेल। तो क्या होता है, इसमें 100% इथेनॉल होता है E100 में। और 2G इथेनॉल क्या होता है, ये होता है सेकंड जनरेशन इथेनॉल। बेसिकली ऐसा इथेनॉल जो कि हम नॉन फूड फीड स्टॉक से बनाते हैं। फीड स्टॉक मतलब जो जिससे हम बना रहे हैं इथेनॉल, वो नॉन फूड आइटम है। जैसे कि शुगर केन होता है, तो शुगर केन जब जूस निकल जाता है तो उसके बाद जो उसका फाइबर बचता है जिसको हम बगासे बोलते हैं, उससे जो हम बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हम 2G एथेनॉल बोलेंगे। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 20% रीच करना है 2025 तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग। हम ऑलरेडी 15% रीच कर चुके हैं। इथेनॉल की ब्लेंडिंग किसमें होनी है, पेट्रोल में। तो इस आर्टिकल में हमारे काम की बात क्या बात है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है इंडिया का, वो है लो। बेसिकली जो ये कम होता है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो अगर हमारा ज्यादा होता है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा है वैसे हमारा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज कर रहा है। बट इंडिया के केस में ये लोग क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा है, तो टैक्स कलेक्शन हो नहीं पाता है। और इवन एग्रीकल्चर सेक्टर भी ज्यादा प्रेजेंट है, जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड सेक्टर है। इस वजह से हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अगर हमारा जीडीपी तो बढ़ता है बट टैक्स कलेक्शन उतना नहीं बढ़ता है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा रिलाई करना पड़ता है बोरोइंग पे। इवन अपना जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है वो भी डिलीवर नहीं कर पाती, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है। तो बेसिकली एक हमारा फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का। ये इसने ये क्या कहता है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए जीडीपी का। और अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इस साल का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 4.9%।
और नेक्स्ट ईयर जो हम इसे कितना कम करने की कोशिश करेंगे, 4.5% करने की कम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं।